हेलो फ्रेंड्स, सुमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे मौर्य साम्राज्य। देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को शेंड्रो कोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रशल ब्रशल का अर्थ क्या है? यहाँ से आशय इसका है निम्न कुल में उत्पन्न। ब्रशल मतलब निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त इन्हीं के नाम हैं, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। यानी किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा कौटिल्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? यानी चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त कह लीजिए, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अर्थशास्त्र लिखी गई है, जिसका संबंध किससे है? राजनीति से है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग बताए। ये अंग हैं स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। इसे ही सप्तांग कहते हैं। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु, यानी जैन साधु जो भद्रबाहु था, से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और राजदूत किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, ये भी पूछा गया है कई बार। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों का प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है। मतलब इन पेड़ों पर कौन रहता है? प्रसिद्ध तोतों का झुंड रहता है, यानी जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में देख लेते हैं। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची मिट्टी से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है।
यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो भी युद्ध का वर्णन हुआ है वो किसने किया है? एप्पीयानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में सवर्ण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। आगे है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किसका अनुयायी हो गया? आजीवक संप्रदाय का। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलिपुत्र गोशाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। किस पुराण में? वायु पुराण में। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार का क्या नाम रखा गया है? सिंहसेन। आगे देखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान कौन था? खल्लाटक था। अशोक। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 यानी 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार, ठीक, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। कभी कभी पूछा भी जाता है। फिर है राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उसके पहले वो जो है कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कभी कभी पूछा जाता है कि किस अभिलेख में, 4 नाम दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो वो कौन कौन से हैं? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडेल गोलम। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इनके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। D.R. भंडाकर जैसे नोट में देखिएगा, D.R. भंडाकर जैसे इतिहासकारों ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक वो देख लेते हैं कि कुछ राज्य और राजधानियाँ। देखिए मौर्य प्रांत के राज्य देखिए कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियाँ। उत्तरापथ, तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र, उज्जैनी। ये पूछे जाते हैं। कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ की सुवर्णागिरी और प्राची यानी पूर्वी प्रांत की पाटलिपुत्र। प्राची की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के चितापुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ
स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक, राजा अशोक लिखित है। कगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। कगनहल्ली कहाँ है? भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। किस अभिलेख में? भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया था? अशोकवर्धन। देव नाम प्रियदर्शी अशोक का ही नाम है, यानी इन्होंने देव नाम प्रीत की उपाधि धारण की थी ना, इसीलिए। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय, जिसको कहा जाता है, ने पाटलिपुत्र में डियानीशियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, यानी अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया बाद में? बौद्ध धर्म। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, बोधगया की 12वें वर्ष, निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक के प्रमुख अभिलेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य। अभिलेखों का स्थान और संबंधित राज्य। इनका शहबाजगढ़ी का अभिलेख कहाँ है? पेशावर पाकिस्तान में है। मानसेरा अभिलेख हजारा पाकिस्तान में है। कालसी अभिलेख उत्तराखंड में है। गिरनार अभिलेख गुजरात में है। धौली व जौगढ़ उड़ीसा में है। धौली या जौगढ़ अभिलेख कहाँ है? ओडिशा में है। और एर्रगुड़ी अभिलेख आंध्र प्रदेश में है। एरगुड़ी, राजुल, मंडगिरी, ये तीनों अभिलेख कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में है। सोपारा महाराष्ट्र में है। रूपनाथ तथा गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में है। सासाराम अभिलेख जो है इनका बिहार में है। भब्रू अभिलेख इनका जो है राजस्थान में है। मास्की गोवी मठ ब्रह्मगिरी अभिलेख एक मिनट और भी हैं, देख लेते हैं। मास्की गोवी मठ ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जंटिग रामेश्वर, कनगनहल्ली, पालकी गुंडू, ये सारे अभिलेख कहाँ हैं? कर्नाटक में हैं। और अहरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अहरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। रुक्मिनदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। अशोक के प्रमुख अभिलेख एवं उनसे वर्णित विषय देखते हैं। अभिलेख और विषय। पहला अभिलेख उसने इसमें लिखाया, इसमें पशु बल की निंदा की गई है। दूसरे में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथे अभिलेख में उसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें अभिलेख में इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6ठे अभिलेख से इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां व 8वां अभिलेख
इसमें अशोक को तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, मतलब इसमें जो अशोक ने तीर्थ यात्राएं की, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है 7वें 8वें अभिलेख में। 9वें अभिलेख में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां अभिलेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां अभिलेख में उसने दिया है, 11वें अभिलेख में लिखा गया है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें अभिलेख में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें अभिलेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। 13वां अभिलेख बहुत पूछा जाता है। 14वां अभिलेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। आगे देख लेते हैं। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी से एवं मानसेहरा के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम से और शेष भारत के से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं। और कौन सा अभिलेख जो है, जैसे पूछा जाता है कि ग्रीक और अरमाइक के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, ठीक है, तो अफगानिस्तान से। और जो खरोष्ठी है वो पाकिस्तान के हैं, खरोष्ठी लिपि वाले जो पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी के अभिलेख हैं। और जो ब्राह्मी लिपि के हैं वो भारत के हैं। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फेंथैलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को हुई। पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, यानी स्तंभ लेख 7 हैं, अभिलेख 14 हैं, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। दिल्ली टोपरा अभिलेख, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। टोपरा में स्थित दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा अभिलेख, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। लौरिया अरेराज का अभिलेख कहाँ है? चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख कहाँ है? यानी स्तंभ लेख कहाँ है? चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है, लौरिया वाले पे, लौरिया नंदनगढ़ पे।
पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, लौरिया नंदनगढ़ वाला। मोर का जो है, मोर का चित्र कहाँ बना है, किस शिलालेख, वो स्तंभ लेख पे बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को कौन सा अभिलेख कहा जाता है? रानी का अभिलेख। कभी कभी ये ना पूछ के पूछता है रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुक्मिणदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त शोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। शोहगौरा से प्राप्त होता है, ठीक है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शार ए कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। सार ए कुना वाला अभिलेख जो है इनका कहाँ प्राप्त, किस भाषा में है? आर्माइक भाषा में है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। चर किसको कहा जाता था? जासूस को। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। अशोक के शासनकाल में जो है प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे, और जो इनके प्रांतों के शासक होते थे वो क्या कहलाते थे? कुमार कहलाते थे, या फिर उनको आर्यपुत्र कहते थे, या फिर राष्ट्रिक कहते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय पति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। ग्राम का मुखिया कौन कहलाता था? ग्रामीक। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था। प्रशासकों में सबसे छोटा क्या होता था? गोप, जो 10 गांवों का यानी 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य। समिति और कार्य। प्रथम, उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय, विदेशियों की देखरेख। तृतीय, जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ है व्यापार एवं वाणिज्य का देखभाल। व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम है निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठ है बिक्री कर वसूल करना। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहते थे? एग्रोनोमाई। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सभी
यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। किसने कहा है लुटेरों की सेना? जस्टिन ने कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता है। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को कौन सी भूमि कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। द्रोण क्या था? द्रोण अनाज की माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में इसके सेनापति यानी जो बृहद्रथ की हत्या जो है इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। यानी बृहद्रथ की हत्या करने के बाद किस वंश का मतलब ये बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या किसने की थी? उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। अशोकाराम कहाँ था? नोटेड पॉइंट में देख लीजिए। अशोकाराम कहाँ था? अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।